बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा, उन बच्चों के लिए है जो रीनेट देने वाले हैं। केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन फिजिक्स को लेके कहीं ना कहीं डर है कि कहीं फिजिक्स में अगर नंबर कम रह गए तो जीएमसी मिलने से रह जाएगा। तो भाई उन बच्चों के लिए मैं एश्योर कर देता हूं कि ये वीडियोस आप सभी के लिए हैं। ये किसी टॉपर्स के लिए वीडियो नहीं है भाई, ये उन बच्चों के लिए वीडियोस हैं जिनका फिजिक्स में ज्यादा काम खराब है और वो अच्छा करना चाहते हैं ताकि अपनी एक अच्छी रैंक लेके अपनी एंट्री जीएमसी में कर सकें। तो भाई आपको करना क्या है, जैसे जैसे ये वीडियोस आएंगी सारे चैप्टर्स में इसमें कवर करूंगा, आप इनको बहुत शिद्दत के साथ देखिए और पाइएगा कि कुछ समय बाद आप सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लेंगे विद कंसेप्ट एंड विद क्वेश्चंस। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए आपको सीधा लेके चलता हूं क्वेश्चंस पे। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में रे ऑप्टिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करने वाले हैं, सारे पीवाईक्यू कराने वाला हूं, अच्छे से सारा चैप्टर क्लियर करा दूंगा विद क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट। चलो बिना किसी टाइम वेस्टेज के भाई सीधा शुरू करूंगा, सीधा बात करूंगा। देखो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है बच्चों, है ना। एक तो कॉन्वेक्स लेंस, देखो पहले मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत ना आए, है ना। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस शेप का और कॉनकेव लेंस कुछ इस शेप का, ये बात सबको समझ में आई। अच्छा, दूसरी बात, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये मैग्नीफाइंग लेंस है, चीजों को बड़ी करके दिखाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में बड़ी करके दिखाता है। ये जो कॉनकेव लेंस है, ये क्या करता है, ये चीजों को छोटी करता है, ये छोटी करके दिखाता है, डिमिनिश करके दिखाता है 100% केस में हमेशा। ये हमेशा वर्चुअल इमेज भी बनाता है बच्चों, ध्यान रखना है, वर्चुअल इमेज बनाता है। कौन? कॉनकेव लेंस वर्चुअल बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस 90% केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। कॉन्वेक्स लेंस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा 90% केस में। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वर्चुअल नहीं बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा लेकिन कम बनाएगा, है ना। कॉनकेव का तो भाई क्या है कि वो तो हमेशा वर्चुअल ही बनाएगा। कॉन्वेक्स 90% केस में कैसी बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनाएगा और कभी कभी आपकी वर्चुअल भी इमेज बनाएगा। अच्छा, और क्या याद रखना है, फोकल लेंथ आपको प्लस की लेनी होती है कॉन्वेक्स लेंस की, याद रखना है। फोकल लेंथ आपको कॉनकेव लेंस की माइनस की लेनी होती है, याद रखना है ना भाई। ये बात आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं, आप इनको एक बार कहीं पे लिख लें। अब मैं आगे बढ़ता हूं और चीजें बताता हूं। देखो अब आपको एक बात और क्लियर कर दूं बच्चों में कि अगर आपको कभी m निकालना पड़ जाए, m का फॉर्मूला बताता हूं। देखो आपको m का फॉर्मूला बताता हूं। देखो m इक्वल्स टू होता है v/u। लेंस की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, m इक्वल्स टू v/u, है ना। m अगर कभी पॉजिटिव दिखाई दे तो समझ जाना कि वर्चुअल इमेज है, m कभी माइनस का दिखाई दे तो समझ जाना कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। ये बात आपको समझ जानी है। और क्या समझ जाना है आपको, लेंस फॉर्मूला आपको याद रखना है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और क्या याद रखना है, पावर जो होती है वो 1/f होती है, फॉर्मूला आपको याद रखना है पावर का। फोकल लेंथ आपको मीटर में लेनी होती है जब आप पावर निकालते हैं, पावर की यूनिट डायोप्टर होती है, ये बात भी आपको याद रखनी है भाई। ये बातें आप याद करके चलोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, और बातें, एक बात और बता देता हूं इसके अलावा, एक बार भाई ध्यान से देख लो, एक बात और बता देता हूं आपको जो इंपॉर्टेंट है वो ये है भाई, आपके पास कोई लेंस है बच्चों, है ना। तो इसका जो ये वाला फेस है, इसकी रेडियस किधर पड़ेगी, सेंटर इसका इधर पड़ेगा ना, तो राइट साइड में जा रहे हैं ना, तो इसकी R1 प्लस की ली जाएगी। समझ में आई बात, ये R1 है, ये जो है ये R2 है, इसका सेंटर कहीं यहाँ पड़ेगा, तो इधर को जाएंगे हम, लेफ्ट में जा रहे हैं ना, तो लेफ्ट में जा रहे हैं तो R2 कैसे लिया जाएगा भाई, R2 इसका माइनस का लिया जाएगा। ये बातें आपको याद रखनी है। ऐसी अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं, मैंने क्या बोला, इस फेस को हमेशा फर्स्ट मानना है, तो ये वाला लेफ्ट फेस फर्स्ट है, तो इसकी रेडियस तो इधर बनेगी ना, लेफ्ट में चलना पड़ रहा है ना, तो R1 कैसा लिया जाएगा, इसका कैसा लिया जाएगा, लेफ्ट में जा रहे हैं माइनस का लिया जाएगा। सिमिलरली अगर हम इस वाले फेस की बात करते हैं, दूसरे वाले की भैया, तो इसमें आपको याद रखना है कि इसका सेंटर इधर पड़ेगा, तो R2 की वैल्यू यहाँ पर कैसी बनेगी, पॉजिटिव, क्योंकि आपको इधर चलना पड़ रहा है ना, मेजरमेंट सारी यहां से होंगी, है ना। ये बात आपको याद रखनी है। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, मेकर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस में 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ f फोकल लेंथ है, म्यू यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, R1 R2 मैंने आपको बता दिया है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका रट्टा मार लो भाई, बहुत काम की बात है। चलो अब मैं सीधा क्वेश्चन पे लेके चलूंगा, ज्यादा फालतू की ज्ञान यहाँ पे नहीं पेलूंगा, सिर्फ सीधी बात आपसे करूंगा। देखो अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है आपके पास, देखो बाई कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है बच्चों, कैसा लेंस दे रखा है, बाई कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 ईच है। तो बाई कॉन्वेक्स है तो यानी कि दोनों फेस कॉन्वेक्स शेप के हैं, है ना। बाई कॉन्वेक्स का मतलब ये है। R1 भी कितना है,
20 और R2 भी कितना है 20। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है ईच, है ना। अच्छा फिर से ये R1 होता है, राइट में जा रहे हैं तो कैसा लिया जाएगा, प्लस का लिया जाएगा, तो ये प्लस का है। और ये वाला जो फेस है इसके लिए ये इधर पड़ेगा, ये R2 होता है, ये कैसे लिया जाएगा, माइनस का लिया जाएगा। आपसे क्या कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 दे रखा है, तो फोकल लेंथ सॉरी पावर पता लगाओ, पावर पता लगाओ। मैंने एक रिलेशन पढ़ाई है आपको, ये रिलेशन आपको पता है ना, मेकर फॉर्मूला वाली, है ना। तो इसमें अगर मैं वैल्यू रख दूं तो मुझे फोकल लेंथ मिल जाएगी, और हमें पता है पावर इक्वल्स टू 1/f होता है, पीछे अभी बताया मैंने, और फोकल लेंथ यहाँ पर इस तरह से लेनी है। अच्छा भाई, तो अगर ऐसी बात है तो 1/f इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू आपको 1.5 दी हुई है, -1 R1 कितना है भैया 20 है, और माइनस का R2 कितना है माइनस का 20 है ना भैया। और इस वजह से ये हो जाएगा यहाँ पे 0.5, और जब आप इसको सोल्व करेंगे 2/20 यानी कि 1/10, तो 1/f इक्वल्स टू 0.5/10, पॉइंट हटाया ये आ गया, ये 1/20 आ गया। जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो f बराबर 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा हमें तो पावर निकालनी है ना, पर हमें क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। तो अब मैं कैसे करूंगा आगे की बात को, मैंने क्या बोल रखा है, मैंने बोल रखा है, मैं इसको कहीं पे रब कर दूं साइड से, ये चीज मैंने रब कर दी। देखो भाई, अब पावर का फॉर्मूला तो 1/f होता है, और ये मीटर में लेनी होती है। ये किस में आई है, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में आई है ना, तो मीटर में कैसे लेंगे, 100 से डिवाइड करके लेंगे। तो f की वैल्यू क्या बनेगी, जो f की वैल्यू बनेगी 20/100, है कि नहीं भाई। तो पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5, है ना, 2 5 10 हो गया ना, 1/5, 5 ऊपर चला गया, तो कितना आ गया 5 डायोप्टर, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, ध्यान से सुनना। क्या कह रहे हैं आपसे कि 2 थिन लेंस हैं सेम फोकल लेंथ की, एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉनकेव लेंस है, दे आर प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बतानी है। पहले तो एक नियम सीख लो, अगर कहीं पर 2 लेंस हो, एक लेंस ये है, कोई सा भी लेंस हो, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, एक बात याद कर लो कि जो इनकी कंबाइन फोकल लेंथ निकलती है वो इस फॉर्मूले से निकलती है, ध्यान रखना, कंबाइन फोकल लेंथ इस फॉर्मूले से निकलेगी, ध्यान कर लो भाई, ध्यान कर लो, ये फॉर्मूला है। और अगर मैं बात करूं पावर की, तो पावर सीधी P1 + P2 हो जाएगी, ऐसे, है ना। तो पावर और फोकल लेंथ को निकालने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं सवाल पे लेके चलता हूं, एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉनकेव, तो फोकल लेंथ इसकी तो प्लस की हो गई, और कॉनकेव की कैसी होगी, माइनस की होगी। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जो नेट फोकल लेंथ का फॉर्मूला है, दोनों को मिला के जो बनेगी 1/f प्लस यहाँ -f है, ऐसे हो गया। तो f नेट कितना आ जाएगा यहाँ से, 1/f माइनस 1/f, यानी कि कितना हो जाएगा 1/f नेट इक्वल्स टू, ये 0 आ जाएगा, है ना, ये 0/1 लिख सकते हैं। तो f नेट कितना हो जाएगा, पलट दो, जब आप इसको पलट दोगे तो 1/0 यानी कि इन्फिनिटी आ जाएगी। तो आपकी जो फोकल लेंथ आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, ये सवाल है। चलो भाई, अब मैं अगले क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूँ। देखो ये अगला क्वेश्चन है, इसको करना है तो इसको जरा ध्यान से समझना, आसान है लेकिन थोड़ा सा समझने का है। देखो ये डायग्राम आपको दे रखा है, मैं आपको दिखाऊं, ये डायग्राम आपको दे रखा है। तो देखो ये एक लेंस बन रहा है क्या, है ना, ये एक लेंस बन रहा है क्या, इसको बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव, एक शेप कॉनकेव की है, एक प्लेन है, तो प्लेनो कॉनकेव लेंस, और बीच में आपको एक ऐसे ये कॉन्वेक्स लेंस दिखाई दे रहा होगा, है ना भाई, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। और इसके जस्ट बराबर में एक और लेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो कुछ इस शेप का दिखाई दे रहा है, कुछ ये वाला आपको यहाँ पर सिनेरियो दिया हुआ है, देख लो चाहे, एक येरा, ठीक है। अच्छा, अब आपसे जो यहाँ पे आर दे रखी है ना इनकी, वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है 20, क्वेश्चन में दे रखा है। आपसे क्या पूछ रहे हैं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है, आपको क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। अच्छा, फोकल लेंथ कहां से निकालूंगा, अगर आपको कभी फोकल लेंथ निकालना हो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, देख लो भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का 1.6 है, 1.6 है, और अंदर का 1.5 है। तो क्या रिलेशन है फोकल लेंथ निकालने की, हमें पता है 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस में 1, 1/r1 माइनस 1/r2, ये तो रिलेशन है। अब अगर मैं इस वाले की बात करूं, देखो इस वाले की, तो ये वाला कैसा है, ये फर्स्ट मैंने बताया था ना, रेडियस जो मानते हैं इस फेस की क्या मानते हैं, R1 बोलते हैं, और ये सीधी लाइन है तो ये इन्फिनिटी ली जाएगी। तो इस लेंस के लिए R1 कितना लिया जाएगा, R1 लिया जाएगा इन्फिनिटी, है ना। और जो R2 लिया जाएगा, ध्यान से देखो, ये है, इसका सेंटर किधर पड़ेगा, इधर की तरफ, है ना, इसका सेंटर इधर ही तो पड़ेगा, तो वो तो प्लस का लिया जाएगा। तो R2 कैसे लिया जाएगा, प्लस का, तो R2 हमारी क्या ली जाएगी, प्लस का R, ठीक है, R2 क्या लिया जाएगा, प्लस का R, है ना। तो 1/f, f हमें पता नहीं है, म्यू कितना है, इसका बाहर का म्यू कितना है 1.6 माइनस 1, है ना। R1 कितना लेना है 1/∞, R2 कितना लेना है प्लस का R, 1/∞ मैंने 0 बताया, तो ये कितना हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू, जब आप माइनस करेंगे 0.6, और यहाँ आ जाएगा माइनस का R, ऐसे आ जाएगा। अच्छा, अब f की जो R है वो 20 दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप यहाँ क्या कर देंगे 1/f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 0.6/20, है कि नहीं भाई। तो अगर आप यहाँ से f निकाल लेंगे तो f कितना आ जाएगा, इसको आप पलट के लिख लेंगे, इसको आप पलट के लिख लो भाई। जब आप इसको पलट के लिखोगे तो क्या बनेगा, माइनस का 20 अपॉन में 0.6, पॉइंट हटाया 0 आ गई,
तो ये आपका 100/3 आ गया, माइनस का 100/3 आ गया। इसको हमने कहीं पे लिख लिया है ना भाई, तो मैं इसको यहाँ पे रब कर दूँ, है ना, माइनस का 100/3 आ गया, इसको मैंने लिख के रख लिया, है ना। तो इस वाले फेस का मैंने क्या निकाल लिया, फोकल लेंथ निकाल लिया। अब इसकी निकाल लेंगे फोकल लेंथ। देखो ये ऐसा फेस है, ये R1 है, इधर की तरफ पड़ेगा ना, तो प्लस का R, और R2 कैसे लिया जाएगा, इधर की तरफ माइनस का R। तो R1 की वैल्यू क्या लेंगे, प्लस का R यहाँ 20 है, दे रखा है क्वेश्चन में, इधर का, है ना, और R2 क्या लेंगे, माइनस का 20 लेंगे। तो 1/f इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, म्यू माइनस में 1, म्यू क्या है यहाँ पे 1.5 माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2, ऐसे हो जाएगा। तो भाई कितना हो जाएगा ये, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 0.5 यहाँ हो जाएगा, जब आप इसको सोल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/20 यानी कि 1/10 आ जाएगा भाई, है ना, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, है ना, इतना आ जाएगा, 5/100 हो जाएगा यानी कि 1/20 हो जाएगा। पलट के लिखेंगे तो f कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो पहले वाले का f1 निकाल लिया, f2 कितना आ गया, 20 प्लस का आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ, फिर आगे लेके चलता हूँ। देखो अब मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। देखो इसमें अब आगे क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, इसको देखो जरा ध्यान से, इस वाले को, इस वाले को देखो, इस वाले को, इस वाले को देखो, क्या ये वाला और ये वाला एक ही जैसे हैं, बिल्कुल है। क्यों, देख लो ये ऐसा है, ये भी प्लेनो कॉनकेव है, ठीक है, तो ये एक जैसे लेंस है और दोनों का मीडियम 1.6 है, इसका भी कितना है 1.6 है, तो क्या इसकी भी फोकल लेंथ यही आएगी, बिल्कुल यही आएगी। f3 की वैल्यू भी क्या आ गई, माइनस का 100/3। तीनों की कंबाइन फोकल लेंथ निकालनी है तो वो तो ऐसे निकलती है ना, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, है ना भाई। तो 1/f इक्वल्स टू 1/f1, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 100/3, 3 ऊपर आ गया, है ना, और ये यहाँ पर 1/20 हो गया, और यहाँ पर ये कितना हो गया, 1/100/3, 3 ऊपर आ गया, है ना। तो ये कितना हो गया, अगर मैं इसको देखूं और इसको देखूं, है ना, तो कितना हो गया, 3 और 3 माइनस का 6/100 हो गया, प्लस का 1/20 हो गया, इक्वल्स टू किसके हो गया, 1/f के हो गया, है ना भाई। तो ये हो गया माइनस का 0.06, है ना, और ये हो गया हमारे पास कितना 0.05, है ना। तो अगर आप इनको माइनस करेंगे तो आप पाएंगे कि 0.01 आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा माइनस का, है ना, 0.01 आ गया, कैसा, माइनस का, ये आ गया हमारे पास 0.01, है ना, माइनस का आ गया है, ठीक है। और हमारे पास इतना आ गया है, अब ये नीचे आ गया, ऐसे हो गया, तो f कितना हो जाएगा, माइनस का 100 सेंटीमीटर। तो आपकी जो कंबाइन फोकल लेंथ है वो कितनी आ गई है, माइनस का 100 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो भाई, तो अगला क्वेश्चन को करने का कंसेप्ट बता देता हूँ। ये आपकी क्लास स्लैब है और भैया ये आपका नॉर्मल है, लाइट आके पड़ती है और भाई ऐसे मुड़ जाती है ना, इस तरीके से क्वेश्चन है। अब सुनो, ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, तो मैं किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ, 2 का, किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, 1 के, है ना, 2 का किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। फॉर्मूला क्या है, स्पीड लाइट की कौन से मीडियम में, 1 में, अपॉन में स्पीड लाइट की कौन से मीडियम में, 2 में। ये याद रखो। देखो जब हम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो लाइट की स्पीड ऊपर 1 वाली लेनी है। अगर मैं उल्टा कहता, अगर मैं कहता 1 का 2 के रेस्पेक्ट में निकालो, तब आप क्या करते, तो 2/1 करते, है ना, ये बात याद रहेगी आपको, है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, है ना। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसका अपोजिट ऊपर स्पीड लेनी है। तो चलो अब एक बार ना क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट सीख लो भाई। ये देखो, ये आपके पास कोई ग्लास है ना, ग्लास है और इस पर आपका लाइट आके पड़ती है ना, किसी एंगल पर 30 पे, तो भाई इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये बन जाएगा। फिर अगले केस में अगर ये एंगल आपने बढ़ा दिया 45 कर दिया तो ये और खुल जाएगा एंगल आर, और अगर आपने और बढ़ा दिया तो ये खुल के ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यानी कि पहले ऐसे था फिर और खुल गया, अब की बार ऐसे खुल गया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ गया, 90। तो भाई जिस एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आ जाता है उस इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। उस एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, इस इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो क्रिटिकल एंगल और इनमें एक रिलेशन है, म्यू इक्वल्स टू 1/sin c, यानी कि जो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी क्रिटिकल एंगल के साथ ये रिलेशन है, म्यू इक्वल्स टू 1/sin c। अब मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। देखो भाई क्वेश्चन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, एक बार बता देता हूं। देखो ऐसा है पहला आप ये बताओ मुझे कि डिस्टेंस जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमें मीडियम का निकालना है। मीडियम कौन है, मीडियम ये तो बाहर वाला तो 1 है एयर, और अंदर मीडियम क्या है 2, तो हमें 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो स्पीड किसकी लेंगे, उल्टी v1 यानी कि फर्स्ट वाले की स्पीड अपॉन सेकंड वाले की स्पीड, किसकी, लाइट की, है ना, तो ये लेंगे। अच्छा अब हमें पता है आपको ना क्वेश्चन में एयर की डिस्टेंस, जो एयर में लाइट ने डिस्टेंस चली वो दे रखी है टी टाइम में, यानी कि आपको एक तो x दे दिया और टाइम कितना दे दिया t1। अब डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या है v1, टाइम क्या है t1, है ना। तो यहां से v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x/t1। ऐसे ही जब दूसरे मीडियम में चले गए, जब इस मीडियम में लाइट आ गई तो कह रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल हुई 10x और कितना समय लगा t2, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा, v2 बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे बन गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, v1 कितना हो गया अपना यहाँ पे x/t1 और v2 कितना हो गया यहाँ पे 10x/t2, है ना भाई, इस केस में मल्टीप्लाई, तो
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया हमारे पास, x_t2 अपॉन tan x_t1 है ना, x कैंसिल हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पास जो आ गया है उसको हम लिख लेते हैं म्यू बराबर t2 अपॉन में tan t1 है ना, इसको हमने लिख लिया और इसको मैं इधर से मिटा देता हूँ। म्यू बराबर कितना आ गया, म्यू बराबर आ गया t2 अपॉन में tan t1। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा फॉर्मूला क्रिटिकल एंगल की टर्म्स में ये होता है, तो दोनों वैल्यू को इक्वल रख दूंगा, 1 अपॉन साइन सी इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, t2 अपॉन में tan t1 हो जाएगा। हमें तो क्रिटिकल एंगल निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, साइन सी t2 इक्वल्स टू tan t1। तो अपने पास क्या गया, साइन सी इक्वल्स टू कितना गया हमारे पास, tan t1 अपॉन में t2। तो अगर हम सी की वैल्यू निकालें तो साइन इनवर्स tan t1 अपॉन t2 ये आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। चलो अब अपने पास ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको मैं आपको पहले बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं भाई। एक लेंस है कॉन्वेक्स लेंस और इसके बराबर में रखा हुआ है कॉनकेव लेंस। कह रहे हैं जो इनकी जो एक्सिस है वो सेम है और रेज ए से जो है वो पैरेलल आके पड़ती हैं, ऐसे इस तरह से रेज आके पड़ती हैं। और कह रहे हैं जो लीव करती हैं रेज इस लेंस से वो भी पैरेलल ही निकल जाती हैं। तो आपको बताना है कि इनके बीच का गैप कितना है, डी पूछ रखा है। इनके बीच का क्या पूछ रखा है भाई, डी पूछ रखा है कि इनके बीच का जो डी होगा वो क्या होगा। एक बात बताओ, आप अगर लेंस ए को जानते हैं, फोकल लेंथ आपको क्वेश्चन में दे रखी है इसकी 20 है और इसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर है ना, ये कॉनकेव है तो माइनस की ले लेंगे, चलो ठीक है। अब एक रूल याद कर लो, जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो इमेज कहां बनती है, उसके फोकस पे बनती है, उसके फोकस पे बनती है। और फोकस कितना है 20, तो यानी कि जो पहले वाले ने इमेज बनाई वो बी बराबर कितनी बनाई 20 सेंटीमीटर पे बनाई। तो मान लो 20 सेंटीमीटर यहां कहीं आ गया, ये 20 हो गया है ना, ठीक है। अब दूसरी बात ध्यान से सुनो, ये कह रहे हैं जो बी से रेज निकली है, यानी कि जो इमेज बनाई है बी ने वो पैरेलल बनाई है। जब रेज पैरेलल आती थी तो इमेज फोकस पे बनती थी। जब रेज पैरेलल बाहर निकल रही हैं तो यानी कि जो इस लेंस का ऑब्जेक्ट रहा होगा वो फोकस पे रखा होगा। फोकस कितना है 5, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5। तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी 20 + 5 यानी कि कितनी भाई 25 हो जाएगी। तो इसका आंसर 25 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते। तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको कुछ ना एक यहाँ पर बात बता देता हूँ, ये काम की बात है, ये आपकी हेल्प करेगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रिज्म से रिलेटेड कुछ बातें बता देता हूँ। ये आपकी लाइट आके पड़ती है, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और ये जो एंगल बनता है इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। अब लाइट जो है ना वो मुड़ जाती है ना, मीडियम में आने के बाद ऐसे हो जाती है। तो ये जो एंगल बनता है इसका नाम रख देते हैं R1, ठीक है। इसका नाम क्या रख देते हैं R1। यहाँ पर लाइट आके पड़ती है, ये एंगल हो जाता है R2 और बाहर लाइट डेंसर से रेयर में है तो दूर हो जाती है ऐसे। तो अगर हम इसको थोड़ा सा इमेजिन करें और इस लाइन को सीधा निकालें ऐसे पीछे की तरफ, है ना, इमेजिन करें कि अगर ये ना मुड़ती तो ऐसे जाती है ना, और इमरजेंट रे को भी पीछे बढ़ाएं, ये इमरजेंट रे होती है, ये वाली इमरजेंट रे होती है ना, ये इमरजेंट रे होती है ना। तो ये है, इस एंगल को इमरजेंट एंगल बोल देते हैं, नॉर्मल के साथ बनने वाला। एंगल सारे मैंने नॉर्मल के साथ बनाए हैं, देख लो, ये नॉर्मल है इसके साथ इंसिडेंट एंगल, ये नॉर्मल है इसके साथ इमरजेंट एंगल, है ना। और अंदर वाले एंगल जो है ये भी मैंने नॉर्मल के साथ ही बनाए। अच्छा, जो ऊपर का एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, जो ये ऊपर का एंगल होता है इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोल देते हैं और एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोल देते हैं। अच्छा, एक बात इमेजिन करो, अगर ये लाइट सीधी निकलती तो ऐसे जाती ना, है ना, और जा ये ऐसे रही है, यानी कि लाइट इतनी डेविएट हो गई है, जानी ऐसे थी जा ऐसे रही है, तो इतनी डेविएट हो गई है। तो ये एंगल क्या कहलाता है, ये वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। अब रिलेशन क्या याद रखनी है, A = R1 + R2 याद रखनी है। एक याद रखनी है I + E = A + डेविएशन, यानी कि I + E = A + डेविएशन। एक रिलेशन याद रखनी है, A = R1 + R2, एक रिलेशन ये वाली हमें क्या रखनी है भाई, याद रखनी है। अच्छा, तो आप यहाँ डायग्राम को ध्यान से देखो, इस वाले को, तो जब लाइट प्रिज्म पे आके पड़ती है तो वहां पर जो रिफ्रैक्शन होता है उस एंगल को मैं क्या बोलता हूँ, R1 बोलता हूँ। अब यहाँ पर जो लाइट आके पड़ी है, इधर से आके पड़ी है, तो यहाँ ये आगे की तरफ बढ़ेगी, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो R1 होगा, है कि नहीं, R1 होगा। अच्छा, R1 यहाँ 0 होगा, गलती नहीं करनी, क्योंकि ये नॉर्मल लाइट पड़ रही है। जब लाइट नॉर्मल पड़ती है तो नॉर्मल ही सीधी सीधी निकल जाती है वो आगे की तरफ, है ना। और दूसरी बात, वो एंगल जो बनता है R1 वाला, वो नॉर्मल के साथ बनता है और लाइट नॉर्मल ही आके पड़ी, है ना। तो जो R1 होगा, जो यहाँ एंगल बनेगा वो भी कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो R1 यहाँ पर कितना है, 0 है, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, एंगल ऑफ प्रिज्म ने दे रखा, ये 90 है, ये 60 है क्वेश्चन में, तो ये 30 हो जाएगा भाई। कैसे, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है उसके हिसाब से, है ना। तो ये 30 हो गया, तो A कितना है, 30 है। तो A = क्या होगा, R1 + R2। तो जब लाइट जब सामने वाले फेस पे जाके पड़ रही होगी, है ना, सीधी सीधी, तो यहाँ पर ये नॉर्मल है, इसके साथ कुछ एंगल बनाया होगा इसने, ये क्या कहलाएगा, R2 कहलाएगा, है कि नहीं। देखो, जब ये लाइट, अगर आप इसको देखें तो लाइट जब यहाँ से प्रिज्म से बाहर जाती थी तो ये नॉर्मल था, इसके साथ जो एंगल बनता था वो R2 होता था। तो यहाँ लाइट जब ऐसे जा रही थी, ये लाइट ऐसे जा रही थी, तो यहाँ जाकर कितना एंगल बनाएगी, R2। तो R2 हमने कितना निकाल लिया यहाँ से फॉर्मूले से, देखो 30, R1 कितना है 0, R2 कितना है
पता नहीं तो R2 कितना आ गया भाई 30 आ गया। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, आपको जो है ना यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन है जो तुम्हें प्रॉब्लम कर सकती है। एक बात बताओ, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो क्वेश्चन में दे रखा है? क्वेश्चन में जो दे रखा है ना, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है प्रिज्म का, है ना, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √3। आप एक बात बताओ, लाइट जब कहां से कहां जा रही है, देखो पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते किसका है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस जगह का निकालते हैं जहां लाइट एंट्री हो रही है, जैसे लाइट यहां से एंटर हुई है ना आई एंगल पे और यहां पहुंची है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का निकलेगा कि 2 का निकलेगा? कहां पहुंची है लाइट? 2 में, तो 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। तो लाइट देखना यहां कहां से कहां जाती है, एयर से प्रिज्म में जा रही थी, है ना, एयर से प्रिज्म में जा रही थी, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ये आपको दे रखा है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन भाई जब ये लाइट आगे बढ़ेगी, ये लाइट सीधी सीधी निकल के यहां पड़ेगी, तो अब लाइट कहां से कहां जा रही है? डेंसर से, यानी कि प्रिज्म से बाहर जा रही है, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा? कहां जा रही है लाइट? वो एयर में जा रही है, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा? एयर का। किसके रेस्पेक्ट में? प्रिज्म के, है ना। ये जो दे रखा है ये किसका दे रखा है? लाइट कहां जा रही थी पहले? एयर से प्रिज्म में जा रही थी, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था? प्रिज्म का। लेकिन इस फेस की बात कर रहा हूं मैं इस फेस की जहां ये लाइट आके पड़ी है अब दूसरे छोर पे, यहां पे, तो इस फेस पे अगर मैं बात करूं तो लाइट यहां डेंसर से कहां जा रही है? रेयर में जाएगी। तो जब लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? बाहर वाले का, बाहर कौन है? 1, अंदर कौन है? 2, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा? 1 का निकलेगा। किसके रेस्पेक्ट में? 2 के रेस्पेक्ट में। पहले किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था? लाइट 1 से किस में जा रही थी? 2 में, तो किसका निकल रहा था? 2 का। 2 क्या था यहाँ? प्रिज्म। तो जब हम इस फेस की बात करेंगे तो उल्टा लिया जाएगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा ना अब की बार किसका लिया जाएगा? एयर का, और वो क्या होगा? 1/√3 होगा। समझ में आई बात या नहीं आई? क्योंकि लाइट अब उल्टी जा रही है, ठीक है। उल्टी का मतलब मेरा ये है कि यहाँ 1 था, यहाँ 2 में आ रही थी, अब 2 से 1 में जा रही है लाइट, है ना, तो 1/√3। फॉर्मूला वही sin i sin r। अगर आप ध्यान से देखें इस इंटरफेस पे i का काम कौन कर रहा है? R2 कर रहा है, तो क्या लेंगे? sin i का मतलब हो गया यहाँ पे sin R2 अपॉन sin r। r क्या है? बाहर बनने वाला एंगल, इसको क्या बोलते हैं? इमरजेंट एंगल बोलते हैं, मैंने बता रखा था, ये हमें निकालना है ना। तो 1/√3 sin R2 मैंने कितना निकाल लिया था? sin 30। यहाँ कितना आ गया था? sin e आ गया था, है ना। तो अगली लाइन में हमारा क्या हो जाएगा देखते हैं। तो हमारे पास 1/√3, sin 30 की वैल्यू 1/2, यहाँ sin e आ गया, sin e इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √3/2। तो यहाँ कितना हो जाएगा? sin e की वैल्यू हो जाएगी sin 60, तो e कितना आ जाएगा यहाँ से? 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इमरजेंस कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। यही सवाल में पूछा है कि एंगल ऑफ इमरजेंस कितना होगा, तो 60 डिग्री होगा। समझ में आई बात या नहीं आई? तो यहाँ मेन पॉइंट समझने का ये था कि लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर वो आपको दिया हुआ है ना, जैसे लाइट 1 से 2 में जा रही है तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा? 2 का। किसके रेस्पेक्ट में? 1 में। लेकिन जब लाइट दूसरे फेस से निकलेगी तो कहां से कहां जा रही है लाइट? 2 से 1 में जा रही है, तो 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रेस्पेक्ट में, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसलिए मैंने वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे फेस पे क्या लिया है? 1/√3 लिया है, क्योंकि प्रिज्म का दे रखा है ये, जो ये प्रिज्म का है ये वही तो है ना कि 1 से लाइट किस में आई है? 2 में आई है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले अच्छा होना चाहिए। पहले मैं उसी पे बात कर लेता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का। देखो आप पहले क्वेश्चन को करने से पहले इसको समझो। एक आपको प्रिज्म दे दिया है, लाइट ऐसे पड़ती है, मैंने बताया था आपसे कि जिस फेस से लाइट पड़ती है यहाँ वाला एंगल क्या कहलाता है? यहाँ वाला अंदर वाला R1 कहलाता है। लाइट नॉर्मल पड़ी है तो R1 कितना होगा? 0 होगा। इस फेस पे यहाँ ये ऐसे पड़ेगी तो ये क्या होगा? R2 होगा। R2 हमें अभी फिलहाल पता नहीं है ना। और हमें और क्या क्या दे रखा है देखो, मैं क्वेश्चन के हिसाब से बताता हूँ। यहाँ पे ये एंगल 90 है, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पे देखो, मेरा मेन पर्पज यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट साथ क्वेश्चन कराना है ना। क्वेश्चन कराने में इतना टाइम नहीं लगेगा। दिक्कत क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट बताना है पहले, है ना। तो कॉन्सेप्ट समझोगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और बिल्कुल बेफिक्र रहो, सारी चीजें हो जाएंगी। बस ध्यान से जैसे जैसे चीजें बताई जा रही है करते चलो। अच्छा भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर लाइट जब एक मीडियम से दूसरे में जाती है, देखो अगर याद हो आपके, तो यहां से लाइट आ रही है डेंसर से, कंडीशन ये होती है डेंसर से यहां पड़ती है आके लाइट, तो दो कंडीशन हो सकती है। या तो लाइट रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल जाएगी, या फिर क्या होगा? लाइट आई, टकराई और टकरा के वापिस हो गई, है ना। तो ये वाला कंडीशन कौन सी होती है जब ये टकरा के वापस हो जाती है? ये वाली कंडीशन होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये तब होता था जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल वाले से ज्यादा होता था। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? वो एंगल इंसिडेंस का जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आता है। इससे ज्यादा अगर एंगल हो गया तो लाइट पड़ेगी और ऐसे पलट जाएगी। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि दो कंडीशन हो सकती है इस इंटरफेस पे, या तो लाइट रिफ्रैक्ट होकर क्या निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी, या फिर वो पलट जाएगी ऐसी की ऐसी उसी मीडियम में। तो बाहर निकल गई तो रिफ्रैक्शन, और पलट गई तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एंगल है, जो यहाँ पे एंगल पड़ा है, वो I ग्रेटर देन अगर C से हो गया, है ना, तो TIR हो जाएगा। यानी कि अगर ये वाला जो इंसिडेंस एंगल है वो क्या हो जाए? क्रिटिकल से ज्यादा हो जाए। क्रिटिकल से ज्यादा होते ही ये एंगल लाइट उसी मीडियम में पलट जाती है। ये इसका कंसेप्ट है, I ग्रेटर देन C। I यहाँ पर कौन है? I यहाँ पर R2 है, तो sin R2 है ना ग्रेटर देन sin C। ये मैंने किसके लिए कंडीशन बनाई? TIR। अगर लाइट पलट जाए तो तब पलटेगी जब ये इस पे पड़े और ऐसे हो जाए। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया बात है। अब एक बात बताओ,
अब एक बात बताओ बच्चों, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल है 90, ये वाला है 45, तो ये भी 45 होगा, है ना, ये 45 होगा, तो ये भी 45 होगा। कैसे होगा देख लेते हैं। देखो ये 90 है तो ये भी 90 होगा बच्चों, ये 45 है तो ट्राइंगल को देखेंगे तो ये भी 45 होगा, और टोटल ये 90 है तो ये भी कितना होगा 45, है ना, तो ये 45 होता है इस तरीके से। तो साइन R2 कितना है 45, तो ध्यान से यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 45। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी क्लियर हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 ग्रेटर देन साइन C। ऐसे ही तो हुआ, दोनों तरफ अगर वैल्यू को पलट दिया जाए तो √2 तो इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 1/sin C। आप मैथ्स जानते हैं कि जब आप चीजों को पलट देते हैं तो साइन पलट जाते हैं, यानी कि मान लो कोई चीज है, आपको पता है 10 जो है वो छोटा है किससे 100 से, लेकिन अगर मैं 1/10 की बात करूं और 1/100 की बात करूं तो कौन बड़ा हो जाएगा 1/10 बड़ा हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे जब मैंने चीजों को पलटा है, मैंने ये चीजें ना पलट दी हैं, ये मैंने क्यों पलटी हैं, क्योंकि 1/sin C की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होती है ना, तो √2 ग्रेटर देन किससे म्यू से, यानी कि अगर TIR कराना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे ज्यादा रहना चाहिए, किससे ज्यादा रहना चाहिए √2 से। √2 का मतलब कितना होता है 1.414। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुन लेना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कराना है, सॉरी TIR अगर कराना है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो जाना चाहिए 1.414 से ज्यादा होना चाहिए, है ना। ये अपनी कंडीशन है, समझ में आया। फिर से देख लेते हैं TIR की कंडीशन। यहाँ जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल से ज्यादा होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में आंसर चाहिए तो दोनों तरफ साइन ले लिया मैंने। यहाँ मैंने R2 की वैल्यू बताई 45 है, ये रख दी। साइन 45 की वैल्यू मैंने बताई क्या होती है 1/√2 होती है, और यहाँ साइन C है। मुझे चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं इसको पलटूंगा, इधर भी पलटूंगा इधर भी पलटूंगा, तो इधर पलट के ये हो गया, इधर पलट के हो गया, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं। साइन भी क्यों पलट गए, यहाँ पे साइन पलट दिया मैंने, क्यों पलट दिया साइन, क्योंकि भाई कोई चीज है आप उसको उल्टा कर दें तो वो जो छोटी चीज है वो बड़ी हो जाती है और बड़ी वाली छोटी, तो ये वाली चीज बड़ी है तो ये तो क्या हो गई छोटी हो गई, और ये वाली चीज क्या हो गई है बड़ी हो गई। तो ये वाली कंडीशन बन के आई, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे ज्यादा रहना चाहिए 1.414 से ज्यादा रहना चाहिए अगर आपको TIR कराना है, यानी कि लाइट को ऐसे मोड़ना है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस प्रिज्म का इससे कम रह गया तो लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है। अब मैं आपको सवाल पे लेके चलता हूं। देखो सवाल क्या है अपने पास, अब 3 तरह की लाइट है, एक ब्लू कलर की लाइट है, एक ग्रीन कलर की लाइट है, एक रेड कलर की लाइट है। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी लाइट जो है सेपरेट हो जाएगी। सेपरेट का मतलब समझ आता हूं, देखो क्या कह रहे हैं। देखो यहां से जैसे लाइट आके पड़ी, ये लाइट आके पड़ी है तीनों, है ना। तो अगर यहां पर TIR हो गया तो ये एक साथ इकट्ठी चलेंगी, है ना, ऐसे चलेंगी एक साथ टकरा के। लेकिन अगर यहां पर TIR नहीं हुआ तो ये अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी कोई सी। तो कौन सी होगी कौन सी नहीं, तीनों में से वो चेक करना पड़ेगा। एक बात बताओ, मैंने भी कंडीशन पढ़ा दी ना आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या रखना है 1.414 से ज्यादा रखना है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको क्वेश्चन में दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका, रेड का दे रखा है, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.39 दे रखा है, ये दे रखा है। रेड का कितना दे रखा है 1.39, है ना। और TIR कराना है तो कितना होना चाहिए 1.414 से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ क्या है, यहाँ तो कम है, तो यानी कि यहाँ TIR नहीं होगा। कौन सी लाइट में नहीं होगा, रेड वाली में लाइट में नहीं होगा। तो रेड वाली लाइट जैसे पड़ेगी तो ये बाहर निकल जाएगी, ऐसे समझ पा रहे हो बात को। अगर मैं बात करूं किसकी, ग्रीन वाली की, ग्रीन वाली का है 1.44, तो हमें TIR कराने के लिए क्या चाहिए था 41 चाहिए था, यहाँ है 44, ज्यादा है ना, तो TIR हो जाएगा, यानी कि ग्रीन वाली लाइट पड़ेगी और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं ब्लू की, ब्लू का कितना है 1.47 चाहिए, कितना TIR कराने के लिए 41, है ना। हमें कितना चाहिए 41 चाहिए, TIR हमारा है 47, तो यानी कि हो जाएगा TIR, यानी कि ये भी पड़ेगी और ऐसी की ऐसी निकल जाएगी। तो ये दोनों तो साथ में निकल गई, कौन सेपरेट हो गई इनसे, रेड वाली जो है सेपरेट हो गई। तो देखो क्या ऑप्शन है, यही वाले ऑप्शन है कि नॉट सेपरेट द 3 कलर्स एट ऑल। क्या तीनों सेपरेट नहीं होंगे, गलत हो गई बात। सेपरेट द रेड कलर, हाँ रेड कलर सेपरेट हो जाएगा, है ना, किससे, ग्रीन से और ब्लू से। ग्रीन और ब्लू तो TIR कर गए ना, रेड वाला नहीं करा TIR, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलो और भी पढ़ते हैं। सेपरेट द ब्लू कलर पार्ट फ्रॉम रेड एंड ग्रीन, ये गलत हो गया। सेपरेट ऑल द 3 कलर फ्रॉम वन अनदर, ये गलत हो गया। दो तो साथ में चले ना जो TIR करे, है ना। तो कौन अलग हो गया इनमें से, सिर्फ रेड वाला अलग हो गया और ब्लू और ग्रीन एक साथ चले। तो अगला क्वेश्चन अगर आपको करना है तो आपको भैया एक बात समझनी पड़ेगी। वो बात ये है कि इस वाले एंगल को मैं क्या बोलता था, इस वाले एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन बोलता था ना। लाइट ऐसे जा रही थी और फिर ये ऐसे मुड़ गई थी, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन होता था। तो ये मिनिमम डेविएशन कब होता है, मिनिमम, ये सबसे कम कब होता है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं बच्चों। कंडीशंस क्या है मैं यहीं पे बता देता हूँ। देखो कंडीशंस ये हैं कि अगर I = E के हो जाए, I = E के हो जाए तो समझ जाना वहाँ डेविएशन कैसा हुआ है, मिनिमम डेविएशन हुआ है ना। और क्या हो जाए R1 = R2 हो जाए, ये सब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अगर
मिनिमम डेविएशन हो रहा है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फॉर्मूले से निकालेंगे अगर मिनिमम डेविएशन है। कैसे पता लगेगा मिनिमम डेविएशन है? आई बराबर ई के हो जाएगा, R1 बराबर R2 के हो जाएगा। और अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब अपना क्वेश्चन क्या है उस पे लेके चलता हूं आपको। देखो क्वेश्चन अब है किसी प्रिज्म का वो कितना दे रखा है 45 दे रखा है। आई कितना दे दिया आपको 45 दे दिया। आई कितना दे दिया आपको 45 दे दिया। एंगल ऑफ प्रिज्म क्वेश्चन में दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। मिनिमम डेविएशन का सफर है, मिनिमम डेविएशन का सफर है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रखा है, मिनिमम डेविएशन पूछ रखा है और आपसे क्या पूछ रखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप एक बात बताओ, एक रिलेशन आप ये पढ़ के आए हो ना प्रिज्म को लेके, आई प्लस ई बराबर ए प्लस डेविएशन। एक बात बताओ, आई कितना है 45, ई हमें जो है मिनिमम डेविएशन है और मैंने बताया था आई बराबर ई क्या होता है मिनिमम डेविएशन में, तो ये भी 45 लिया जाएगा। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा है 60 दे रखा है। मैं मिनिमम डेविएशन निकालना है, ये कितना हो जाएगा 90 में 60 माइनस हो जाएगा 30 हो जाएगा। दूसरा आंसर क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, साइन ए प्लस मिनिमम डेविएशन बाई 2 फॉर्मूला बताया था अभी मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, साइन ए बाई 2 होता है। तो भाई ए यहाँ पर कितना हो जाएगा? ए की वैल्यू कितनी है? ए चाहिए ना, तो ए कितना हो जाएगा यहाँ पे? ए हमारे पास 60 है, मिनिमम डेविएशन 30 है, तो ये 90 हो गया। 60 प्लस 30 अपॉन 2 है, 90 प्लस 2 45 हो गया है ना, तो साइन 45 हो गया ऊपर तो। और नीचे क्या है हमारे पास? ए बाई 2। ए बाई 2 मतलब ए कितना है आपके पास 60, 60 बाई 2 30 हो गया, ये साइन 30 हो गया, तो ये 1/√2 हो गया, नीचे 1/2 हो गया, तो ये 2/√2 हो गया। 2/√2 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2/√2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? √2 इंटू √2 करके लिख सकते हैं, एक √2 से कैंसिल हो जाएगा तो √2 आ गया। तो डेविएशन कितना आएगा 30 और आपका जो वाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाया √2, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे अब आपको मैं लेके चलता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको एक बार समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में कैसे इसको करना है। देखो आपके पास मैं पहले सवाल को करने से पहले कुछ बेस बना देता हूं क्वेश्चन का। देखो आपके पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म का आपने एक सरफेस जो है कोट कर रखा है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। कह रहे हैं कितने एंगल पर लाइट डालें, कितना इंसिडेंस एंगल रखें ताकि लाइट जाके पड़े दूसरे सरफेस पे और ऐसी की ऐसी रिवर्स बैक हो जाए। पहली बात मैं आपसे करूंगा, पहली बात मेरी बात से सुनो, ये पूछ रहे हैं इंसिडेंस एंगल क्या रखें कि लाइट जाए और जाके रिवर्स हो जाए। जब देखो अगर लाइट मिरर पे जाके पड़ती है, ये मिरर है सामने, अगर लाइट इस पे जाके पड़ती है तो इधर भी भाग सकती थी रिफ्लेक्ट होके, इधर भी भाग सकती थी, पर क्वेश्चन में कह रहे हैं रिवर्स बैक हो गई। रिवर्स बैक एक ही कंडीशन में लाइट होती है, जब सरफेस पे 90 डिग्री पे पड़े। जब सरफेस पे कितने एंगल पे पड़े? 90 डिग्री पे पड़े। तो ये बात आपको समझ में आई? तो यहाँ सरफेस पे 90 डिग्री पे पड़े तो तब आपकी रिवर्स बैक होती है लाइट। अच्छा एक बात बताओ, ये एंगल आई है, ये वाला क्या होता था R1, और जो यहाँ बनना चाहिए एंगल वो R2, लेकिन ये तो रिवर्स बैक होगी ना लाइट, ये रिवर्स बैक हो गई लाइट। और रिवर्स बैक कब होती है? जब सरफेस पे कितने डिग्री पे पड़े? 90 पे, तो R2 कितना लिया जाएगा? 0, क्योंकि भाई रिवर्स बैक तब होगी ना जब 90 डिग्री पे पड़ती है। क्वेश्चन में कहा है रिवर्स बैक हो गई लाइट, रीट्रेस कर लिया उसने अपना पाथ, और रीट्रेस तभी करेगी जब 90 डिग्री पे पड़ेगी। तो R2 क्या लिया जाएगा? 90 पे पड़ेगी तो यहाँ पे R2 क्या ले लिया जाएगा? 0 ले लिया जाएगा। तो A इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास? A इक्वल्स टू होता है अपने पास, A इक्वल्स टू होता है R1 प्लस R2, है ना। और अब R2 कितना हो गया? 0, तो A इक्वल्स टू किसके आ गया? R1 के। एंगल ऑफ प्रिज्म आपको 30 दे रखा है, तो R1 जो है वो कितना, A कितना है 30 है, तो R1 कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर, यही तो होता है। इस फेस के इंटरफेस की बात कर रहा हूँ, इधर वाले की, है ना। तो I कितना है? I आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में दे रखा है √2, तो भैया ये क्या हो गया? √2 साइन I आपसे पूछा गया है। R आपको कितना निकाला आपने? R की वैल्यू भी निकाली थी, एक वाला आई थी, वो कितनी थी? 30 थी, तो साइन 30 हो गया। साइन 30 इधर पहुंचा दिया, √2 इंटू साइन 30 इक्वल्स टू साइन आई हो गया, है ना भाई। साइन 30 1/2 होता है, तो कितना हो गया? √2/2 इक्वल्स टू कितना आ गया? साइन आई आ गया। तो अगर मैं इसको √2 को कैसे लिख लूँ? √2 इंटू √2 लिख लूँ, तो बराबर साइन आई के हो जाएगा, एक √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 इक्वल्स टू साइन आई हो जाएगा। तो साइन आई की वैल्यू √2 1/√2 कब आती है? 45 पे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो समझ लो समझ लो समझ लो। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आपको मैं अब लेके चलता हूँ। भाई ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में आपको जो कंडीशन है, एक कंडीशन बता देता हूँ। अगर एंगल जो एंगल ऑफ प्रिज्म है बहुत छोटा हो, कैसा हो? बहुत छोटा हो, तो एक कंडीशन याद रखनी है आपको, क्या? μ-1 इंटू ए बराबर डिविएशन, ये एक फॉर्मूला याद रखना है। अब क्या कह रहे हैं, अब क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। स्मॉल एंगल प्रिज्म है, देखो क्या है ना, स्मॉल एंगल प्रिज्म, तो ये कंडीशन है उसके लिए, है ना। क्या कह रहे हैं आपसे? कह रहे हैं ए रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन वन सरफेस ऑफ स्मॉल एंगल प्रिज्म विद एंगल ऑफ प्रिज्म एंड इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस। इधर से पड़ती है, दूसरे सरफेस से नॉर्मली निकल जाती है, तो आपसे कह रहे हैं इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज ये, देन फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आपसे क्या पूछ लिया? एंगल ऑफ इंसिडेंस आपसे पूछ लिया है, ये आपकी कंडीशन है। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, अब आप एक बात बताओ मुझे, I प्लस ई इक्वल्स टू क्या होता है? A प्लस डेविएशन होता है ना। क्वेश्चन में कहा जो है वो नॉर्मली निकल जाती है यहाँ से, तो E कितना होगा? 0 होगा, तो I प्लस 0। A कितना है? A एंगल ऑफ प्रिज्म तो A ही है, एंगल ऑफ प्रिज्म तो A ही है ना। और डेविएशन की वैल्यू यहाँ से यूज कर लो, क्या है? μ-1 A है कि नहीं। तो I बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से?
तो ए प्लस म्यू ए माइनस का ए, भाई अंदर मल्टीप्लाई कर दी मैंने, है ना, ए से ए कैंसिल हो गया, तो आई बराबर क्या आ गया यहाँ पे, म्यू ए। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? फिर से सुन लेते हैं। मिनिमम डेविएशन, सॉरी, डेविएशन एंगल निकालने का फॉर्मूला ये है, एंगल एंगल ऑफ प्रिंस बहुत छोटा सा है, ये कंडीशन है आई प्लस ई बराबर ए प्लस डेविएशन। लाइट नॉर्मली बाहर से निकल गई है तो इमरजेंट एंगल नॉर्मल के साथ ही तो बनता है, तो वो जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया। आई हमें निकालना है ए, ये रहा, डेविएशन की वैल्यू हमने ये वाली रख ली, यहाँ रख दी और आई निकाल दिया, बस ये हो गया सवाल अपना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ये आपको दिया गया है कोई ग्लास का सरफेस है, इस पर लाइट आके पड़ती है और लाइट जो है ना वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, √3 दे रखा है ग्लास सरफेस का, और कितने डिग्री पे पड़ती है, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे पड़ती है। एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, देखो ये लाइट तो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट, और ये वाली क्या हो गई, रिफ्रैक्ट, है ना, ये रिफ्लेक्ट हो गई है और ये क्या हो गई है, रिफ्रैक्ट हो गई है। बात समझ में आ रही मेरी? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो सारे बच्चे। एक बात बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, है कि नहीं? अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, साइन आई कितना एंगल पे लाइट पड़ी है, 60 डिग्री पे, साइन 60, है ना, नीचे साइन आर है, तो ये साइन 60 √3/2 होता है, तो √3 बराबर किसके हो जाएगा, √3 बराबर √3/2 और यहाँ साइन आर हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, साइन 30 पे हो जाएगी, है ना, तो आर कितना आ गया, ये एंगल कितना आ गया, 30 आ गया, ये कितना आ गया, 30 आ गया, और ये वाला कितना है, 60, क्यों, क्योंकि जब लाइट इंसिडेंट रे ऐसे पड़ती है तो रिफ्लेक्शन वाला एंगल बराबर होता है ना, तो ये 60 हो गया। तो जरा आप ध्यान से देखो इस लाइन को, ये टोटल एंगल कितना है यहाँ पे, 180। अब इसमें से ये लाइन कौन सी है, रिफ्लेक्टेड, ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड, इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। टोटल एंगल 180 है, ये 30 आ गया है, ये 60 आ गया है, तो 60 और 30 90, टोटल 180, तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, प्रिज्म दे दिया है, ये आपको एक प्रिज्म दिया हुआ है। अब आपसे क्या कहा है, यहाँ से लाइट आके पड़ रही है, ये नॉर्मल है, ये एंगल आपका 30 डिग्री है, और फिर ये लाइट ऐसे जाती है सामने और ये फिर ऐसे निकल जाती है, ऐसे इस सरफेस से, यानी कि इस तरीके से निकल जाती है ना, तो ये एंगल कितना हो गया, यहाँ पे 90 दे रखा है हमें क्वेश्चन में, और ये एंगल भी ऊपर 90 दे रखा है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, हमें इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। चलो आप मेरी बात सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, इस फेस को देखो जरा, इस वाले को, इधर वाले को, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, है ना, तो साइन आई, आई कितना है यहाँ 30, और आर क्या है यहाँ पर, साइन R1, है ना, ये वाला एंगल क्या होता है, R1 होता है, ये हम पढ़ के आए हैं पहले से। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बच्चों, A इक्वल्स टू क्या होता है, अब हमें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो R1 चाहिए ना, तो A इक्वल्स टू क्या होता है, R1 + R2 होता है ना, A कितना दे रखा है, 90 क्वेश्चन में दे रखा है, देखो ये रहा, है ना, R1 कितना है, R1 हमें पता लगाना है, R2 कितना है, एक बात बताओ, ध्यान से देखो, इस फेस पे ये लाइट आके पड़ी है ना, इस फेस पे लाइट आके पड़ी है और 90 डिग्री पे निकल गई है, इट मींस ये इसका क्रिटिकल एंगल है ना, जब लाइट ऐसे पड़े और ऐसा इंसिडेंस एंगल जिस पर रिफ्लेक्शन वाला कितना आ जाए, 90 आ जाए, तो उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो R2 की वैल्यू यहाँ किसके इक्वल है, क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, तो यहाँ से R1 की वैल्यू निकालो 90 - C, है ना, तो अब क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन R1 की जगह क्या आ जाएगा, साइन R1 की जगह आ जाएगा 90 - C, है ना, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 साइन 90 - C, 90 - थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो ये क्या हो गया, कोस C, है कि नहीं भाई, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब हमें कोस C को सोल्व करना है। आप एक बात बताओ बच्चों, हमें जो ये पता होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, ये भी तो पता है, म्यू इक्वल्स टू 1/sin C होता है, ये कब लगता है, जब आपको क्रिटिकल एंगल पता हो। यहाँ हमें पता है ना कि क्रिटिकल एंगल है, कैसे पता लगा, क्योंकि लाइट यहाँ 90 डिग्री पे दे रखी है डायग्राम में, जो बाहर निकली है कि नहीं भाई, तो मुझे पता है ये रिलेशन है, तो मैं कोस को साइन में कन्वर्ट करूंगा, है ना, उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा होगा, देखना देखो क्या फायदा होगा, 1/2 कोस C को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 - sin² C, है ना, आइडेंटिटी लगा दी, sin² C + cos² C = 1, यहाँ से, तो ये ऐसे लिख लिया। ऐसा क्यों लिखा मैंने, ऐसा इसलिए लिखा बच्चों मैंने भाई, क्योंकि हमें पता है कि क्या पता है, म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, 1/sin C होता है, तो sin C = 1/μ हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/μ, इसका यहाँ पर स्क्वायर भी है, तो ऐसे लिख लिया। म्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जब आप इसको सोल्व करेंगे 1/2, आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो μ² - μ² हो जाएगा, है कि नहीं भाई। जब आपका ये इतनी वैल्यू आ जाएगी, अब आप एक बात बताओ बच्चों, इसको अब हम आगे सोल्व करें अगर, तो ये यहाँ रूट में से μ² बाहर आ जाएगा, पूरे पे रूट है ना, तो इसमें से बाहर आ जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, μ इक्वल्स टू μ/2 √μ² - 1, है कि नहीं भाई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 √μ² - 1 इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, 1 के आ जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी बच्चों। अच्छा, जब आपको इतनी बात क्लियर हो रही है ना, जब आपको इतनी बात यहाँ पर क्लियर हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनना, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको 2 को, है ना, इस 2 को इधर पहुंचा देंगे। जब हम इसको इधर पहुंचा देंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो √μ² - 1 बराबर किसके हो जाएगा, 1/2 के, है कि नहीं। अब ये रूट है, उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, μ² - 1 बराबर 1/4 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मैं आपको कहीं पे यहाँ बता देता हूँ। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया था, μ² - 1 इक्वल्स टू 1/4 आया था, μ² - 1 इक्वल्स टू 1/4, तो μ² इक्वल्स टू 1 + 1/4, तो μ² इक्वल्स टू 5/4, रूट कर दोगे तो √5/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आएगा वो क्या आ जाएगा भैया, √5/2 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रोच क्या थी क्वेश्चन की, ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था इस इंटरफेस से, μ इक्वल्स टू sin I बाई sin R, R नहीं पता लग रहा था, मैंने कहा दूसरे फेस पे 90 है, तो ये पक्की बात है क्रिटिकल एंगल होगा, मैंने कहा A इक्वल्स टू R1 + R2 होता है, 90 इक्वल्स टू 90 हमारा यहाँ पे दे रखा है, तो R1 + C हो गया, यहाँ से मैंने R1 की वैल्यू निकाल ली, है ना, जो R1 की वैल्यू आई मेरी,
उसको मैंने पुट कर दिया, है ना। जब मैं इसको पुट करता हूं, मैं आपको ये मैंने यहाँ पे पुट कर रखा है R1 की जगह, तो ये कोस में बन जाती है, ये मैंने कोस में लिख दिया यहाँ पे ऐसे करके। अब मैंने कहा कि हमें आंसर जो चाहिए वो हमें कोस में नहीं साइन में चाहिए, क्योंकि म्यू बराबर 1/sin c होता है क्रिटिकल एंगल के टर्म्स में। तो मैंने कहा इसको आप ऐसे लिख करके लिख लो। देखो कैसे लिख लो, मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया होगा, ये रहा, है ना। इसको ऐसे करके लिख दिया इस आइडेंटिटी के थ्रू। इससे फायदा होगा कि साइन c को मैं 1/μ लिख लूंगा, है ना। ये इस तरह से हो जाएगा। इसको मैं अब सोल्व करता जा रहा हूँ और यहाँ से भाई मैंने क्या निकाल रखी है, म्यू की वैल्यू आपको निकाल के दिखा रखी है, तो अपना आंसर ये आ गया, ठीक है। तो भाई अपने पास ये क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। देखो आपको ना एक मीडियम दिया हुआ है, मीडियम का नाम है ए, और ए में जो स्पीड है लाइट की वो 1.5 10⁸ मीटर पर सेकंड की है। बी में जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की। एक बात बताओ, पहले तो मुझे ये बताओ डेंसर मीडियम कौन सा होगा। डेंसर में स्पीड कम हो जाती है, यानी कि ए मीडियम कैसा है, ए मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो गई, वो डेंसर है। बी कैसा है, बी हमारा जो है रेयर है, क्योंकि इसमें स्पीड ज्यादा है। तो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि लाइट कहां से कहां जानी होती है, डेंसर से रेयर में जानी होती है, डेंसर से रेयर में। तो एक बात बताओ मुझे, ये बाहर रेयर हो गया, है ना, तो लाइट डेंसर से रेयर जा रही होगी, यानी कि डेंसर मीडियम ये ए है और ये क्या होगा, बी होगा। समझ में आई बात या नहीं आई? अच्छा, तो यहाँ पे लाइट कहां से कहां जाती है, यहाँ ए से डेंसर से कहां जा रही है, रेयर में जाती है। यही तो कंडीशन होती है ना जब क्रिटिकल एंगल निकालते हैं, लाइट डेंसर से रेयर में तो जाती है ना, तो ये कंडीशन होती है। अब लाइट जाती कहां है ये भी ध्यान रखो, बी में लाइट जा रही है, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे जो जहां लाइट जा रही है। कहां जा रही है लाइट, बी में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, बी का। किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। तो क्या फॉर्मूला है अपने पास, फॉर्मूला होगा हमारे पास क्या, बी की वेलोसिटी, जो अपने पास फॉर्मूला होता है उसको लिखेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, जब मैंने बताया था म्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वी के। देखो म्यू इक्वल्स टू c/v होता है ना, इनवर्सली होता है, यानी कि वेलोसिटी उल्टी लिखी जाएगी। यानी कि जब हम b का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी ऊपर किसकी लिखी जाएगी, a की अपॉन b की, है ना। ये कंसेप्ट मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता के आया था आपको, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, म्यू बी ए की वैल्यू जो बनेगी, यानी कि वो बनेगी va कितना है, va देखो कितना है va आपको दे रखा है 1.5 10⁸ 1.5 10⁸ और आपके पास ये क्या है, जो vb है 2 × 10⁸, ये से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0.75, ये आपका आ गया, है ना। ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, बी का ए के रेस्पेक्ट में। अच्छा, एक फॉर्मूला हमें ये भी तो पता है ना बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1/sin c, लेकिन आपको समझना पड़ेगा यहाँ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इस फॉर्मूले में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, डेंसर मीडियम का, है ना। ये याद रखो, इस ग्लास का ही तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाना होता है, ये जो फॉर्मूला आता है वहीं से तो आता है, तो ध्यान रखनी है बात ये वाली, है ना। यहाँ पे तो मैंने देखा लाइट कहाँ जा रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, है ना। और यहाँ उल्टा लिखते हैं, मैंने बताया था स्पीड जो है उल्टी लिखी जाती है, इस तरीके से लिखी जाती है, इनवर्सली होती है। अच्छा, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला है, इसमें ये डेंसर मीडियम का फॉर्मूला होता है, तो डेंसर मीडियम कौन सा है, ए का, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ए का। किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। अच्छा, हमने जो निकाला वो क्या निकाला, हमने बी का ए के रेस्पेक्ट में निकाला, वो 0.75 है, तो ए का बी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1/0.75। मैंने बताया था ना उल्टे होते हैं, याद कर लेना, ए का बी के रेस्पेक्ट में जो होगा वो बी का ए के रेस्पेक्ट में होगा, अपॉन में, ठीक है, इस तरीके से। तो 1/ क्या है यहाँ पे, sin c। तो क्रिटिकल एंगल निकालना था sin c इक्वल्स टू क्या हो गया 0.75, तो c इक्वल्स टू क्या आ गया, बोलो क्या आ गया, c इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.75, साइन इनवर्स 0.75। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, बी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूं, देखो पहले तो हमें दो लाइट की स्पीड दी हुई है, एक मीडियम में और दूसरे मीडियम में, पर हमें ये नहीं बता रखा कि कौन सा डेंसर है और कौन सा रेयर है। मैंने कहा जिसमें स्पीड जो है ज्यादा होती है, जिसमें स्पीड ज्यादा होती है वो रेयर है, जिसमें स्पीड कम है वो डेंसर है। तो ए हमारा जो है जिसकी स्पीड कम है वो डेंसर हो गया और बाहर का रेयर हो गया। लाइट कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है, तो मैंने किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया किसका, जहां लाइट जा रही है, बी का। किसके रेस्पेक्ट में, ए के। और हमें पता है स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जब बी का है तो यहां ऊपर ए की स्पीड अपॉन में नीचे बी की स्पीड, है ना। ये बात मैं पहले ही बता के आया था कि ये फॉर्मूला होता है, जब यहाँ बी का निकालना होता है, ऊपर स्पीड ए की नीचे स्पीड बी की, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका, ये बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी तो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1/sin c, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उस मीडियम का, यानी कि ए का विद रेस्पेक्ट टू बी, है ना। और क्वेश्चन में जो अभी हमने निकाला है वो किसका निकाला था, हमने निकाला था किसका, बी का, ए के रेस्पेक्ट में। तो भाई इसको हमने उल्टा करके लिख दिया, है ना, तो यहाँ से sin c की वैल्यू आ गई। ये अपना क्वेश्चन हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अपना क्वेश्चन अब टेलीस्कोप का है बच्चों। टेलीस्कोप में क्या होता है, पहली बात ध्यान से सुन लो, ये हमारी ये ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस, टेलीस्कोप की बात कर रहा हूँ। यहाँ से हम आंख से देखेंगे तो ये कौन सा है, आई लेंस, है ना, इधर से देख रहे हैं हम, है ना, ऑब्जेक्ट इधर है हमारे पास, ठीक है ना। अपर्चर कैसा होता है इसका, लार्ज अपर्चर होता है, क्या बोलते हैं टेलीस्कोप का, क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर हो सके, ताकि जो हमारी क्या बोलते हैं इमेज है वो शार्प रहे, फेंट ना हो, ठीक है ना। तो इसका अपर्चर कैसा रखना होता है, ज्यादा रखना होता है। इसी से रिलेटेड एक सवाल है। अच्छा, इसका जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, FO/FE 1 + FE/D।
ये आपका फॉर्मूला है ना। अगर हमें मैग्निफिकेशन अच्छा चाहिए तो FO हमें ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि मैग्निफिकेशन अच्छा है। तो फोकल लेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए और अपर्चर भी ज़्यादा होना चाहिए। ध्यान रख लो, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फोकल लेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए और अपर्चर भी हमारा कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। देखो अब हमारा जो सवाल है इसको देख लेते हैं। देखो सवाल में क्या कहा गया है कि लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर इज बेस्ट। वो बेस्ट है, क्यों बेस्ट है? लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट टू द टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द इमेजेस, है ना। अच्छी इमेज बनेगी, मैंने बताया ना, ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर होगी लार्ज अपर्चर होगा तो ये बात तो सही है। लार्ज एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंश्योर बेटर लाइट गैदरिंग पावर, ज्यादा से ज्यादा लाइट आएगी, ये भी बात सही है, बढ़िया बात है। लार्ज अपर्चर प्रोवाइड बेटर रिजोल्यूशन अच्छा बनेगा, ये भी बात सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो ये हमें टेलीस्कोप को लेकर बात याद रखनी है। तो भाई ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम कैसे करेंगे, इसको देख लेते हैं। एक बात बता दूं आपको, ये वाला लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस था क्योंकि रेज ऑब्जेक्ट से आ रही थी, ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका अपर्चर और फोकल लेंथ ज्यादा होती है। फिर इसके पीछे होता है आई लेंस, हम यहाँ से देखते हैं, है ना। तो जो ये इमेज बना के देगा ये वाला लेंस, किसकी, ये इसको इकट्ठा करके देगा यहाँ पे, यहाँ ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये इसकी इमेज बना के देगा। अच्छा, अगर इमेज इसने बनाई और इमेज इसने डी पे बनाई, डी मतलब 25 सेंटीमीटर पे बनाई, उसे बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। किसने, इस वाले ने। तो फॉर्मूला होगा FO/FE 1 + FE/D, है ना। ये तो है एक केस। और मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला खाली FO/FE भी होगा। कब होगा ये फॉर्मूला? ये तब होगा फॉर्मूला जब इमेज नॉर्मल एडजस्टमेंट में बनाए। आप एक बात बताओ, जब टेलीस्कोप नॉर्मल तरीके से वर्क करेगा तो इमेज इन्फिनिटी पे बनाएगा। ये जो फाइनल इमेज बनाएगा पीछे वाला लेंस, ये इन्फिनिटी पे बनाएगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। तब ये वाला फॉर्मूला है। और अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना रहा है, यानी कि 25 सेंटीमीटर पे बना रहा है फाइनल इमेज, दोनों की मिला के, तो ये वाला फॉर्मूला। तो अगर आपको कुछ नहीं दे रखा तो ये वाला फॉर्मूला, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये वाला फॉर्मूला। M बराबर क्या, FO/FE। FO कितना है यहाँ पे, FO अपने पास कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 140, और FE कितना दे रखा है आपको 5, तो 140/5, तो कितना हो जाएगा 5 to the 10, है ना, 5 8 40, तो आंसर हो जाएगा 28, ठीक है भाई। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और इस क्वेश्चन को टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव की फोकल 40 है और आई किसकी 4 है। ऑब्जेक्टिव की 40 है फोकल, ठीक है, और आई किसकी है 4 सेंटीमीटर की पीछे लेंस की है। ऑब्जेक्ट आपसे 200 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, क्या दोनों लेंस के बीच डिस्टेंस बताओ। एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो पहले वाली इमेज बना, पहले कौन इमेज, ये इस पे जो भी आगे पड़ेगी, इस लेंस पे जो भी आगे पड़ेगी, है ना, तो उसका जो फाइनल इमेज रहेगी उस फॉर्मूले से लेके 1 + u हमेशा किसमें लेफ्ट में माइनस लेना, तो माइनस का 200 हो जाएगा, और v की वैल्यू हमें पता नहीं है, और f की वैल्यू हमें 40 रखी है, तो ये बस हो जाएगा 1/40 में से 200 माइनस हो जाएगा, तो 1/40 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 200 आएगा, तो ये कितना 5 × 1 × ऐसा है 4/200 जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 150, तो v कितना आएगा 250 आएगा, जवाब 4 तो ये भी आया, सबसे पहले वाली इमेज मान लो यहाँ वाली इमेज, तो ये भी आया, समझ में, तो ये भी आया कितना 50 है। और मैंने बताया ये जो है पीछे वाला लेंस है नॉर्मल एडजस्टमेंट में काम करता है, यानी कि फाइनल बना देगा, यहाँ वाला लेंस इन्फिनिटी बना देगा। इट मींस ये जो पहले वाली इमेज बनाई है, जो पहले वाली इमेज बनाई है वो जरूरी से कहां पे होगी, इसके फोकस पे होगी भाई, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। जब ऑब्जेक्ट कहां होगा, इसके फोकस पे होगा, तो पहले वाली बनाई 50 और ये 50, तो कितने रहेगी 50 + FE, तो कितना डिस्टेंस पे यहाँ से आता है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50 + यानी कि 54 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ आ गया, बहुत बढ़िया बात है। तो इस तरीके से भाई हम सारे क्वेश्चन। तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको ध्यान से देख लेते हैं क्या हो रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास यहाँ पर मैंने एक आंख बना दी, ये आंख है ना, और आंख से देख रहे हैं, है ना, तो देखना कहाँ तक चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं इन्फिनिटी तक, है ना। और पता है क्या दिक्कत हो रही है, वो आदमी देख कहाँ तक पा रहा है, 50 से 400 सेंटीमीटर के बीच में वो चीजों को देख पा रहा है ना। इससे ज्यादा पे वो देख नहीं पा रहा, 400 से ज्यादा पे वो देख नहीं पा रहा है। सो 50 से 400 तक वो सही से देख पा रहा है, इन्फिनिटी तक वो देखना चाह रहा है। तो हमें ये चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि कोई लेंस लगाओ, यहाँ पे कोई लेंस लगाओ, ऐसा लेंस लगाओ ताकि ये इन्फिनिटी वाली जो इमेज है उसको देख पाए, यानी कि इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या कर पाए, देख पाए। इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसको देख पाए। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी का तब देख पाएगा अगर ये लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां कहीं बीच में बना के दे दे, है कि नहीं। तो मैंने कहा तो यू इस लेंस के लिए देखो, अगर ये क्या काम करेगा, यू का काम करेगा, है ना, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा इन्फिनिटी, दूर तक का देखना है ना। और वी जो है हमारे पास, देखो वी हमारे पास कितना होना चाहिए, 50 से 400 के बीच में देख सकता है। एक बात बताओ, वो कहां तक देख सकता है, वो 400 तक तो देख ही सकता है, तो उससे पहले तो देख ही पाएगा आराम से, है ना। तो मैक्सिमम वो कितना कहां तक देख सकता है, 400 तक। तो वी कितना लेना पड़ेगा हमें, 400, ठीक है, 400 ले लिया, है ना। 50 से 400 के बीच में कह रहे थे ना कि वो देख पाता है सही से, तो वो हम ये चाह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, अगर इसकी इमेज यहाँ शिफ्ट कर दी जाए तो हम इसे देख पाएंगे, यहाँ से हम देख पा रहे हैं अच्छे से। तो 400 तक का हम एग्जैक्ट देख पाते हैं, 400 से कम पे तो देख ही पा रहे हैं, ज्यादा पे नहीं देख पा रहे हैं, तो वी मैंने 400 ले लिया। तो बस 1/f = क्या हो जाएगा, अच्छा ये मैं कैसा लूंगा, माइनस का, क्योंकि लेफ्ट में है, ये लेफ्ट में है ना लेंस के, और ये डिस्टेंस भी लेफ्ट में है, तो ये भी माइनस के लूंगा मैं। तो 1/f = 1/v - 1/u, तो 1/v क्या हो गया, 1/400 हो गया माइनस का, ये 1/∞ हो गया, 1/∞ 0 होता है। तो f की वैल्यू जब आप, ये तो 0 हो गया, तो जब f की वैल्यू निकालेंगे माइनस का 400 सेंटीमीटर आएगी, मीटर में करेंगे तो माइनस का 4 आएगी मीटर में। क्यों करा मीटर में, क्योंकि पावर निकालनी थी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f मीटर में, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 0.25 डायोप्टर हो जाएगा। माइनस की पावर कब होती है, माइनस की फोकल लेंथ कब आती है, कॉनकेव में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा।
तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो साथ के बच्चे हैं उन तक शेयर करो, ताकि भाई उनका भी भला हो सके, जिन्होंने अपना बहुत ही अच्छे से क्या पढ़ी हुई है, केमिस्ट्री पढ़ रखी है, बायोलॉजी पढ़ रखी है, पर फिजिक्स में उन्हें दिक्कत है। भाई ये चीज़ें कर लो, आप बहुत अच्छा आपका रिजल्ट बन जाएगा। आप मुझे बाद में बोलोगे हाँ जी बहुत फायदा मिला है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इसको अच्छे से तैयार करें। इससे पहले एटम एंड न्यूक्लियाई आ चुका है, उसको देख लें। इसी तरीके से हम नए नए चैप्टर जो है सारों के PYQ कराते चले जाएंगे, एग्जाम तक सब खत्म कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।